नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी गुजरात फतेह के लिए कांग्रेस की तैयारी की, बीजेपी के बागियों को शाह की धमकी की, जानेंगे कर्नाटक सरकार की किस फरमान पर तेज हुआ विवाद, भारत जोड़ो यात्रा में कैसे बढ़ रही है राहुल गांधी की लोकप्रियता, बात करेंगे डिंपल यादव के नामांकन की, वर्शिप एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी टोल टैक्स को लेकर बनने वाले नए नियम की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का दावा, बीजेपी के कई विधायक संपर्क में, लेकिन पार्टी ईमानदार कार्यकर्ताओं को ही देगी प्राथमिकता। टीएमसी नेता के बयान पर ममता ने मांगी राष्ट्रपति से माफी, कहा विधायक पर लेंगे एक्शन। टीएमसी विधायक और बंगाल सरकार में मंत्री अखिल गिरी ने की थी राष्ट्रपति पर अमर्यादित टिप्पणी। दबाव या लालच से धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, कहा इससे देश की सुरक्षा को खतरा, केंद्र से मांगा जवाब, 22 नवंबर तक का दिया समय। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 171 अंकों की गिरावट के साथ 61,624 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 21 अंकों की गिरावट के साथ 18,329 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों का पूरा फोकस अब गुजरात पर है और सभी दल राज्य की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में है। वैसे तो राज्य में मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी देने के लिए खास रणनीति बनाई है। तो क्या है पार्टी का प्लान, आइए देखते हैं। गुजरात की सत्ता पर पिछले 2.5 दशक से बीजेपी काबिज है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उसके लिए चुनावी राह को बेहद मुश्किल बना दिया है और पार्टी खास रणनीति के तहत गुजरात फतेह के लिए काम कर रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने बड़े नेताओं को चुनावी प्रबंधन में लगाया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लिस्ट जारी करते हुए 42 नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है। इनमें मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, पृथ्वीराज चव्हाण, बीके हरिप्रसाद, KH मुनियप्पा शामिल हैं। इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये गुजरात की हर सीट पर नजर रखेंगे। साथ ही पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक वासनिक को गुजरात के दक्षिणी जोन, मोहन प्रकाश को सौराष्ट्र क्षेत्र, चव्हाण को मध्य जोन, हरिप्रसाद को उत्तर जोन का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। राजस्थान सरकार के कुछ मंत्रियों और विधायकों समेत 32 नेताओं को गुजरात के 26 लोकसभा क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान, कांतिलाल भूरिया, राजेश लेलोटिया और कुछ अन्य नेताओं को भी अन्य पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही अगले कुछ हफ्तों में कांग्रेस के प्रमुख पार्टी नेताओं द्वारा चुनावी राज्य में कई प्रचार रैलियां निर्धारित की गई हैं। पार्टी आगामी 15 दिनों में कुल 25 मेगा रैली करेगी, जो 125 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। कांग्रेस की ये रैलियां आक्रामक चुनावी रणनीति के तहत होंगी, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। वहीं दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 22 नवंबर को गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। 22 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में होगी और वहां से गुजरात की सीमा भी नजदीक है। ऐसे में राहुल आसानी से गुजरात चुनाव प्रचार करने के बाद 23 नवंबर से अपनी यात्रा को आगे के लिए जारी रख सकेंगे। दरअसल बीजेपी चुनाव प्रचार नहीं करने के कारण पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की आलोचना कर रही है। ऐसे में पार्टी अब बीजेपी की बोलती बंद करने के लिए ये फैसला ले सकती है। यानी कांग्रेस ने तैयारी तो पूरी कर ली है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या जनता बनाती है बीजेपी की सरकार या फिर कांग्रेस को मिलेगी सत्ता की कमान। गुजरात चुनाव में फतेह करने के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की फौज चुनावी मैदान में उतार दी है और वो हर सीट पर नजर बनाए हुए हैं। यानी पार्टी के नेता पूरी तरह पार्टी के साथ हैं, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी के अपने ही उसके लिए मुसीबत बन गए हैं और पार्टी बगावत से जूझ रही है, जो जीत की राह में रोड़ा बन सकता है। अब इस बगावत से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता भी ये मान रहे हैं कि बागियों ने नुकसान किया है और अब बागी गुजरात में बीजेपी का नुकसान करने की तैयारी में है। गुजरात विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी ने जैसे ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, टिकट न मिलने पर लोगों का गुस्सा भी सामने आने लगा। बाघोड़िया क्षेत्र से 6 बार के विधायक मधुभाई श्रीवास्तव को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। श्रीवास्तव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के टिकट गुजरात में नहीं दिल्ली में तय हो रहे हैं। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी 1-2 सीट पर नहीं बल्कि 40 से ज्यादा
ज्यादा सीटों पर मुश्किल में फंस जाएगी। बीजेपी नेता ही दावा कर रहे हैं कि अगर नाराज नेता नहीं मानते तो मध्य गुजरात की 6, सौराष्ट्र की 7 और उत्तर गुजरात की 7 सीटों पर बीजेपी की जीत बेहद मुश्किल हो जाएगी। 40 से 50 नेता बगावत की राह पर जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 8 से 10 तो मौजूदा विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं। 2017 में चुनाव लड़कर मामूली अंतर से हारे उम्मीदवार भी आंख दिखा रहे हैं। ऐसे में बागियों को मनाने की कमान अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपने हाथों में ले ली है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कमलम में पार्टी नेताओं के साथ शाह ने बैठक की, जिसमें सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया सहित चारों जोन के महामंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान हर उस सीट पर अलग से चर्चा हुई जहां पार्टी के खिलाफ बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। इस दौरान शाह ने कहा कि नाराज सभी लोग पार्टी और परिवार के हैं, उन पर दबाव डालने के बदले समझाकर और प्रेम से काम लो। जो समझाने पर ना माने तो उन्हें 14वां रत्न दिखाने का दिल्ली से आदेश है। जब तक जरूरत ना पड़े तब तक ब्रह्मास्त्र को मत छोड़ना। दिल्ली का आदेश, 14वां रत्न और ब्रह्मास्त्र। शाह ने बैठक में साफ कर दिया कि बीजेपी के बागियों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ निष्कासन नहीं होगा, बल्कि इसके आगे भी बहुत कुछ होगा। इस खबर पर कांग्रेस नेता भी बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी का 14वां रत्न क्या है? क्या ये ईडी है? क्या शाह बीजेपी से नाराज लोगों को ईडी का डर दिखा रहे हैं? अमित शाह ने इशारों में बागियों को धमकी दे दी है। अब देखना होगा कि बागियों पर इस धमकी का असर पड़ता है या नहीं। लेकिन धमकी देकर शाह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं और विपक्ष शाह की आलोचना कर रहा है। वैसे ऐसा ही कुछ हाल कर्नाटक में भी बीजेपी का हो रहा है और यहाँ विपक्ष सरकार के एक फैसले की आलोचना कर रहा है। तो अपने किस फैसले पर घिर गई कर्नाटक की बीजेपी सरकार, जानेंगे रिपोर्ट में। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की सियासत गरमाई हुई है और विपक्ष जमकर बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रहा है। लेकिन कर्नाटक सरकार राज्य में धार्मिक कार्ड खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और धार्मिक कार्ड के जरिए राज्य की सत्ता में वापसी के सपने सजा रही है। लेकिन सरकार का ये कार्ड उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा है और राज्य में विवादों की झड़ी लगाता जा रहा है। और अब चुनावों से 6 महीने पहले राज्य में एक दूसरे विवाद ने जन्म ले लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने विवेका योजना के तहत राज्य भर में शुरू की जा रही 10,000 कक्षाओं को भगवा रंग में रंगने का फैसला किया है। मुंबई सरकार के इस फैसले को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है और विपक्ष सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना कर रहा है। हालांकि बढ़ते विवाद को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने कक्षाओं के भगवा रंग में रंगने के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ये आर्किटेक्ट की सिफारिशों पर आधारित है। इतना ही नहीं, बीसी नागेश ने कांग्रेस पर हमला करते हुए उसे ही घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को भगवा से एलर्जी है, यहाँ तक कि उनके झंडे में भी भगवा है। उन्होंने इसे क्यों रखा है, उसे भी हटा दे और इसे पूरी तरह से हरा कर दे। लेकिन कर्नाटक में लगातार हो रहे शिक्षा के भगवाकरण से सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि इसी के चलते शुरू हुआ हिजाब विवाद अभी तक राज्य में गरमाया हुआ है और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में शिक्षा के भगवाकरण का एक और मामला सामने आना कर्नाटक की बीजेपी सरकार की मानसिकता को उजागर करता है। लेकिन देखना होगा कि धार्मिक कार्ड खेलने में लगी बीजेपी सरकार को इससे फायदा मिल पाता है या नहीं। कर्नाटक सरकार शिक्षा का भगवाकरण करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यही वजह है कि राज्य में एक के बाद एक नया विवाद खड़ा हो रहा है, जो सत्ताधारी बीजेपी को कमजोर कर सकता है तो वहीं कांग्रेस को मजबूत कर रहा है। वैसे कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा के कारण भी मजबूत हो रही है और पार्टी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और अब इस यात्रा को शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। जैसे जैसे यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है, इसके काफिले और लोकप्रियता दोनों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा यात्रा के दौरान राहुल गांधी का हर राज्य की संस्कृति के साथ जुड़ना इस यात्रा की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। और इसी तरह आम जनता के साथ जुड़ते जुड़ते आज यात्रा का 68वां दिन शुरू हुआ। आज महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से इसकी शुरुआत हुई और रोज की तरह आज भी इसमें भारी संख्या में लोग जुड़े। इसके साथ ही आज खास बात यह है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आज जन्मदिन है। ऐसे में नेहरू की 133वीं जयंती पर उनकी प्रतिष्ठित पुस्तक भारत एक खोज हिंदुस्तान की कहानी की 600 प्रतियां आज यात्रियों को वितरित की जाएंगी, जिन्हें अल्प सूचना पर एक वॉलंटियर दिल्ली से 23 घंटे ड्राइव करके लाया है। इस बात की जानकारी पार्टी सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भारत जोड़ो यात्रा के 67वें दिन की अनोखी तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें एक बार फिर राहुल गांधी का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। राहुल की एक बार फिर ढोल बजाते हुए तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, एक दूजे के रंग में रंग जाएं, आओ भारत को खुशहाल बनाएं।
इसके अलावा इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी बच्चों के काफी करीब आते नजर आए हैं और बच्चों के साथ उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं और आज भी कांग्रेस ने बच्चों के साथ राहुल की एक तस्वीर साझा की, जिसके साथ लिखा गया है कि युवा कल हमारे समाज को आकार देंगे। पंडित नेहरू की जयंती पर हम असमानताओं से निपटने और अपने बच्चों को एक आशाजनक भविष्य देने का संकल्प लेते हैं। बता दें कि यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में है और 20 नवंबर को यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा इस समय महाराष्ट्र में है। जानकारों का मानना है कि पार्टी की बढ़ती मजबूती आने वाले चुनावों में फायदा पहुंचा सकती है। वैसे इस समय सभी की नजर उपचुनाव पर है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं और आज मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए डिंपल यादव ने अपना नामांकन भर दिया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने मैनपुरी से पर्चा भी भर दिया। इस दौरान मुलायम का पूरा परिवार एक साथ दिखाई दिया, सिर्फ शिवपाल नजर नहीं आए, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि प्रचार में वो दिखाई देंगे। अखिलेश ने कहा कि अभी हम लोग नेताजी के शोक से पूरी तरह से उबरे नहीं है, इसलिए नामांकन एकदम साधारण तरीके से किया है। चाचा से बात हुई है, वो डिंपल के पक्ष में प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि पूरा परिवार एक साथ है। रामगोपाल ने कहा कि शिवपाल से पूछकर डिंपल यादव उम्मीदवार बनी है, शिवपाल परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि मैं घर की बहू के साथ खड़ा हूं। अखिलेश ने भी शिवपाल से बात की है। मैनपुरी में जितने वोटों से नेताजी चुनाव जीते थे, डिंपल उससे भी ज्यादा वोटों से जीत कर जाएंगी। आजमगढ़ में हम लोगों से जो गलती हुई उसे मैनपुरी में नहीं दोहराएंगे। सपा ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आजमगढ़ चुनाव में हार गई थी, लेकिन अब मैनपुरी में नहीं हारेंगे। रामपुर में पुलिस ने जोर ज्यादती की थी, लेकिन यहाँ नहीं कर पाएगी। मैनपुरी में तो पुलिस भी हमारे साथ है। चुनाव से पहले मुलायम के परिवार का एकजुट होना सपा को यहां बेहद मजबूत बनाता दिख रहा है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि बीजेपी की टिकट पर मुलायम परिवार से कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ और अखिलेश के दावों पर यकीन करे तो शिवपाल यादव जल्द ही डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार करना शुरू कर देंगे। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित भी कर दिया और आज नामांकन भी भर दिया, लेकिन बीजेपी अभी उम्मीदवार ढूंढने में ही लगी हुई है और उम्मीदवार चयन में समय लगा रही है। वैसे समय तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में फैसला आने में भी लग रहा है और आज फिर केंद्र की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग लिया है समय और कोर्ट ने समय दे भी दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश भी दिया है। तो सरकार को मिला क्या निर्देश, देखिए रिपोर्ट। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में होगा बदलाव? क्या सुप्रीम कोर्ट का मामले में आएगा अहम फैसला? इन सवालों के जवाब से पर्दा उठने में अभी करीब 2 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान इसे जनवरी तक के लिए टाल दिया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने सरकार को 12 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामला जनवरी के पहले हफ्ते में सुना जाएगा। 2020 में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2021 को नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक केंद्र ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। इस साल 9 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बार फिर समय देने का अनुरोध कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे स्वीकार कर लिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय के अलावा बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ जैसे कई याचिकाकर्ताओं ने कानून को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी मसले को कोर्ट तक लेकर आना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नागरिकों को इस अधिकार से वंचित करता है। ये कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है। आपको बता दें कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 3 कहती है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वो 15 अगस्त 1947 को था। अगर ये सिद्ध भी होता है कि मौजूदा धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके अभी के वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। इससे छूट के लिए सिर्फ पुरातात्विक अवशेष और एएसआई की देखरेख वाली इमारतों या स्मारकों को रखा गया है। इस एक्ट में बदलाव की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी टोल टैक्स को लेकर बनने वाले नए नियम की। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए सरकार बड़ी राहत लेकर आ रही है। मामला टोल टैक्स से जुड़ा हुआ है। सरकार टोल टैक्स से जुड़ा एक विधेयक लाने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री पहले भी कई बार संकेत दे चुके हैं कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूली का पूरा काम टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाएगा। तो क्या है सरकार की तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए टोल प्लाजा सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं।
खास तौर पर यहाँ लगने वाली वाहनों की लाइनों से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जल्दी ही हाईवे से टोल प्लाजा गायब होने वाले हैं। सरकार इससे जुड़े एक विधेयक पर विचार कर रही है, जिसमें लोगों को कई राहत देने के साथ ही टोल ना चुकाने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी तैयारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि टोल टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ भी कानून लाने की तैयारी है। अभी टोल प्लाजा को छोड़ देने वाले और टोल भुगतान न करने वाले वाहन मालिक को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही सरकार ऐसे वाहनों के लिए भी नया नियम ला सकती है जिनकी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की जाती है। उसके लिए भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि हाईवे पर अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सड़क से टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे, जिसके बाद टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा, सीधा आपके खाते से अमाउंट कट जाएगा। अभी अगर कोई व्यक्ति टोल रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी भी तय करता है तो उसे 75 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है। हाईवे पर कैमरों का इस्तेमाल होगा जो गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और दूरी के हिसाब से टोल काट लिया जाएगा। इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि 2019 में हमने एक नियम बनाया कि कारें कंपनी फिटेड नंबर प्लेट के साथ आएंगी, इसलिए पिछले 4 साल में जो वाहन आए हैं उन पर अलग अलग नंबर प्लेट हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।